बढ़िया होंगे। मैं हर्षिया की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यस और नो। बहुत बढ़िया। हिमांशु, रजत, बाउठेक, अतुल, तो भाई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यस और नो। आ रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो बेटा, बात ऐसी है, सबसे पहले कल लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था। भैया कैसे यार खड़े होंगे यार, यहाँ पे सांस भी नहीं आ रही किसी तरफ से, बताओ चारों से बंद करके। हेलो बच्चों, कमेंट कैसे दिखेंगे बच्चों के? यस, चैट नहीं चल रही। एक मिनट देना बेटा। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं भी आपको देख नहीं पा रहा हूँ और आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस उम्मीद से ही बोल रहा हूँ कि भाई आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो। मैं बेटा आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं आपकी चैट देखता हूँ ना और आपसे रिस्पॉन्स ले पाता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, तो बस थोड़ा चैट में दिक्कत चल रहा है यहाँ पे, तो वो मैं एक बार क्लियर करता हूँ फिर मैं करता हूँ यार। हेलो हेलो हेलो, बने रहिए बेटा, बने रहिए, बस जैसे ही चैट स्टार्ट होगी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। फिर क्या हो रहा है? क्या कब आएंगे वो कुछ ना? एक बार ना ये लिख दो वहाँ पे, टीचर इज वेटिंग, मतलब टीचर इज बैक सून। हाँ हाँ, पोस्ट लगा लो।
हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्षा की बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी भाई। हमें दिख रही है, मेरी फोटो दिख रही है आपको? ओके ओके भाईजान, ऐसा ना कर, आ गया भाई, आ गया यार। पानी वानी की बोतल दे देते भाई हमें कोई। सॉरी भाई, सॉरी, थोड़ा डिले करने के लिए सॉरी। मतलब भीग गया हूं भाई मैं पूरा। देखो बेटा, तो भाइयों मैंने कल आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाया था बेटा, ठीक है? गैल्वेनिक सेलों के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में समझाऊंगा। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोड विभव के बारे में समझाऊंगा। कल की क्लास बेटा नहीं ले पाया था, मेरे को फीवर था बहुत तेज, और मुझे लग रहा है कि आज भी फीवर करवा के छोड़ेंगे यहाँ पे लोग। देखो भाई, सबसे पहले बेटा जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, सुनो, मैंने कल गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, उसके आगे का पार्ट समझाऊंगा अभी। तो पहले आप लोग क्या करोगे भाई? एक मिनट बेटा, देखो बेटा, सो माफी चाहूंगा बेटा, माफी चाहूंगा। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा वो, एक तो फीवर है, ऊपर से धूप वो है, क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा दिक्कत है आज। थोड़ा सा मैं चिड़चिड़ा हूंगा, तो परेशान मत होना, मैं आपके लिए चिड़चिड़ा नहीं हूं, ठीक है? माफी चाहूंगा बेटा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, दिल से बहुत, मतलब है अंदर से। अब देखो ना, एक क्लास का वाइब वो थोड़ा मिसिंग है, पर मेरे को 5 बस 2 मिनट दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी मेरे को किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, उस गुस्से को मैं पी रहा हूं, तो मुझे 1 मिनट दे दो, क्योंकि उतना टाइम पे तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई यार। वेल, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सबसे पहले क्या है भाई यहाँ पर, मेरे को थोड़ा इलेक्ट्रोड के बारे में समझाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसके बारे में बताना पड़ेगा, और कितने प्रकार के होते हैं, सब आगे अपन चल के पढ़ाएंगे, ठीक है? तो देखो भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है? किसकी बात करेंगे बेटा? फैन चल जा भाई। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो बेटा, ये होता क्या है, हमारे पास कोई भी धातु होती है, ठीक है? अगर हम उस धातु को उसके किसी लवण के जलीय विलयन में डिप कर दें, क्या करते हैं बेटा? ऐसे करके। ये हमारे पास किसी भी चीज की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है या फिर जिंक की हो सकती है। अब आपको ध्यान ये भी रखना बेटा, अगर ये कॉपर की है तो आपको जो विलयन लेना है वो कॉपर का कोई लवण हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट का हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट का हो सकता है, कॉपर क्लोराइड का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है? और भाई यहां पर क्या होता है कि आपको तो जानते हो कि भाई इस धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष या तो धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखो एक डिवाइस या एक तार पर हम ये तो चेक कर नहीं सकते भाई। अब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, प्लीज अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ठीक है? मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूं, पढ़ाने पर मैंने अपनी सारी चीजें साइड कर दी अभी के लिए, नहीं तो पता नहीं तो मेरे को कितना गुस्सा आता है फिर। देखो इधर, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 माइनस। अगर मैं जिंक लेता तो जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट उसके लवण में मैं इसको डिप करता। तो अभी क्योंकि हम लोग एक तार पे किसी वस्तु को चला नहीं सकते, तो हमें नहीं पता कि इस पर धनावेश आएगा ऋणावेश आएगा, तो हमने क्या मान लिया बेटा? हमने क्या मान लिया कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो बेटा जो हमारे पास ये होगा, क्या बोलते हैं, विलयन, इस पर ऋणावेश आएगा, और यदि यहां पर ऋणावेश आया तो यहां पर धनावेश आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, हम यहां पर कहेंगे जब धातु की एक छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेश स्थापित, ठीक है? विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक है? विपरीत आवेश आ जाता है, विलयन के सापेक्ष विपरीत आवेश आ जाता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, जहां पर विपरीत आवेश का मतलब है पॉजिटिव यहां पर आया तो नेगेटिव यहां पर आएगा, नेगेटिव यहां पर आया तो पॉजिटिव यहां पर आया। तो जब भी दो आवेश होते हैं ना बेटा, उनके बीच में एक विद्युत विभवांतर आ जाता है ना, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिस कारण धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है,
स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, अगर हमारे पास अलग अलग धातु होगी तो अलग अलग धातु के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अलग अलग होती है, उसकी आयन की हाइड्रोजन करने की क्षमता भी अलग होती है, क्योंकि धातु की प्रकृति अलग है। तो जो भी यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न हुआ होगा ऐसा अभिमान की चलना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा भाई पक्का करवाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैंने कहा कि भाई यहां पर विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको भी बता नहीं सकते कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे नहीं, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति उसकी जो मान है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो डायग्राम दे रखा है डायग्राम बनाओ, और जो मैंने हिंदी में लिखा है बेटा ये हिंदी में लिखो, फटाफट नोट्स बनाओ भाई। अरे यार आज लाफिंग वाफिंग कुछ नहीं है, देखो आगे। ठीक है देखो भाई, यहां पर सुनना मेरी बात, अब यहां पर क्लियर होगी बात। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, अगर मान लो हम लोग उस धातु को विलयन के 1 मोलर में लें और तापमान 25 डिग्री और 1 बार में लें, तो उस विद्युत विभव को हम पता क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मानक विद्युत विभव। ठीक है, या मानक इलेक्ट्रॉन विभव, क्योंकि कुछ लोगों ने मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन विभव लिखा है। इलेक्ट्रॉन विभव के लिए कंडीशन नहीं है कि यहां पर मोलरता क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आपने मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में कुछ बोला था। तो देखो बेटा, एक होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि धातु की छड़ को, ठीक है, धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार या कभी कभी जैसे या एक मंडलीय दाब पर धातु लवण के 1 मोलर विलयन में डुबाया गया हो तो इलेक्ट्रॉन विभव, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में बात करी थी, वही इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। अब देखो बेटा एक और चीज बताता हूं मैं आपको पता है, क्योंकि एक तार पे कभी भी एक तार पे हम लोग कोई डिवाइस नहीं चला सकते, ना एमीटर चला सकते, ना वोल्टमीटर चला सकते, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई किसका विभव, किसकी वोल्टेज कितनी है। तो पता क्या हुआ, जो मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी कभी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो मैंने आपको ईसीएस पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आपने देखा होगा लिथियम क ना मग अल मन जन कर फी कड़ को नी, ठीक है, सन पब ह कु हज अज पीटीएयू। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड अलग अलग रहे होंगे। सोच के चलिएगा, अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड अलग अलग रहे होंगे। अब उनका जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो भी अलग अलग रहा होगा, उनका जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा बेटा वो भी अलग अलग रहा होगा। तो हम ये नहीं जानते कि भाई एकदम से कि लिथियम का क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा या सोडियम का क्या होगा, हम नहीं बता सकते, किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। लेकिन ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दें तो ये बात कंफर्म है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। अब फिजिक्स कहती है कि अगर किसी का ज्यादा हुआ किसी का कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम विभव वाले की साइड से ज्यादा विभव वाली साइड में चलने लगेंगे और धारा उसके विपरीत साइड में चलने लगेगी। यानी हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन का नहीं कैलकुलेट कर सकते ई नॉट, लेकिन हम लोग उनका अंतर कैलकुलेट कर सकते हैं, विभवांतर मतलब विभवांतर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने ये जो आपके पास देख पा रहे हो आप लोग हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो बेटा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, या कह लो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रॉन विभव को शून्य माना गया। ध्यान रखना बेटा, ये माना गया, क्या माना गया, शून्य माना गया। अब शून्य मान लिया, फिर क्या करा उन्होंने, अलग अलग धातुओं के साथ कनेक्ट किया और फिर ये देखा गया कि जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन से कम है उनको जो भी अंतर आया, क्योंकि शून्य मान लिया तो अंतर में से कोई भी आप वैल्यू निकालो। सपोज करो हमारे पास, हमने हाइड्रोजन का 0 मान लिया, हमारे पास a माइनस बी है और इसको बोलते हैं डेल्टा AB, ठीक है। और अगर b की वैल्यू मैंने 0 मान ली तो डेल्टा जो AB होगा, वो a के बराबर ही होगा, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो हाइड्रोजन का 0 मान लेते हैं और फिर उनको अलग अलग धातुओं के साथ कनेक्ट करते हैं, जो भी विभवांतर आएगा, ठीक है, उसी को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कह दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो आप लोग जरा ध्यान से देखोगे कि जो हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये जो आप लोग पीछे देख रहे हो, इसका हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विभव है यानी ई नॉट ऑफ सेल है, ई नॉट है वो 0 है, और इससे ऊपर की जो धातुएं होंगी, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं, ठीक है। आगे देखें, ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए ई नॉट ऑफ सेल कह लो या बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कह लो 0 है। ऊपर वाली जो भी धातु होगी, चाहे वो लिथियम हो, एंड सोन जिंक हो, इनके लिए जो ई नॉट का मान आएगा बेटा
वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, और इससे नीचे की जो धातु है, चाहे वो मरकरी हो, गोल्ड या सिल्वर हो, ठीक है, प्लेटिनम हो या गोल्ड हो, इनके लिए जो ई नोट का मान आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान आएगा वो धनात्मक होगा। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, मानक इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको नोट करिएगा, ठीक है, पहले इसको नोट करिएगा बेटा। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो भी आपको मैंने समझाया बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे का पार्ट कवर कर पाओगे, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल को फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां से थोड़ा था, इसके बारे में थोड़ा बताना है बस, ठीक है, डन। करो भाई, अरे मैं हूं, ठीक हूं मैं, चलो देखो अब देखो बेटा यहां पर, अब देखो बेटा यहां पर वापस से जो गैल्वेनिक सेल वाली बात है ना, अरे वॉइस तो बेटा क्या बोले, बैकग्राउंड नॉइस भी है थोड़ी सी, बताएंगे बताएंगे। तो वापस से गैल्वेनिक सेल पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है वापस से गैल्वेनिक सेल पे चलते हैं, कमेंट बंद, बिल्कुल ठीक है। गैल्वेनिक सेल, अगर मान लो मेरे पास ना दो धातुएं हैं मेटल, ठीक है, दो धातु है मेटल, एक को कहा मैंने जिंक, एक को कहा मैंने जिंक, एक को कहा मैंने कॉपर। अब आप लोग खुद से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको ये नहीं बोला क्या करना है, आप लोग खुद से जो है एक सेल बनाओ। तो जब आप खुद से सेल बनाओगे तो आप लोग दो कंपार्टमेंट बनाओगे, ठीक है, ये बात आपको पता है। फिर आपने क्या करना है बेटा, दो इलेक्ट्रोड ऐसे बनाओगे, ये भी आपको पता है, राइट। फिर आपको ये भी पता है कि आप इनको तारों से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये भी आपको पता है कि आप इनको तारों से कनेक्ट कर दोगे, ये भी पता है। आपको ये भी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड में एनोड बनता है, आपको ये भी पता है कि राइट हैंड साइड वाली में कैथोड बनता है, राइट, राइट हैंड साइड वाली में कैथोड बनता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों धातुओं में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आती है उसका कैथोड बनेगा, जो ऊपर आती है उसका एनोड बनेगा। तो ये मेरे पास क्या होगी बेटा, जिंक होगा, और ये मेरे पास क्या होगी बेटा, कॉपर होगी। क्या होगी मेरे पास, कॉपर होगी। अब ये भी समझ में आ गया सर, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा कि बेटा आपको ये भी याद होगा कि इसके अंदर आपने एक लवण सेतु बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर जी। हमें ये भी पता है कि आपने यहां पर Zn+2 और SO4 2- का विलयन लिया था, और यहां पर आपने कॉपर 2+ और SO4 2- का विलयन लिया था। हमें सर ये भी पता है कि आपने यहां पर वापस, ठीक है, अगार अगार जेल, अगार अगार बेटा उस पदार्थ का नाम है, अगार अगार जेल लिया था। जेल में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिए थे बेटा जिनके आयनों का आकार लगभग बराबर हो, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए वो KNO3 हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है, और बेटा NaCl हो सकता है आदि। आपको ये भी पता है कि इनका काम क्या था, सारी बातें पता है। फिर मैंने कहा कि बेटा देखो सुनो, दो तीन चीजें, अगर आपने सेल की फोटो बनानी आ गई तो सेल की रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन करनी अगर आ गई बेटा तो फिर आप ई नोट कैलकुलेट करना जरूरी समझोगे, फिर उसके बाद उस पर नर्स समीकरण लगाना चालू कर दोगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, यहां पर मैंने कहा सारी बात ठीक है मास्टर जी, मान गए। अगर मैं विक्रियाओं के बारे में बात करूं तो मैं लिखूंगा एट एनोड, एनोड पर, अरे यार, एट एनोड, ठीक है, एट एनोड, एनोड पर होता ऑक्सीकरण, तो जिंक धातु जो है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देगी। आप लोग जानते हो बेटा कि एट कैथोड आपको पता होगा, यहां पर कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे और कॉपर धातु डिपॉजिट हो जाएगी। इन दोनों की सेल को अगर आप जोड़ते हो तो मेरे पास Zn प्लस KCu 2+ और भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Zn2+ और प्लस के कॉपर ऐसे दे रखा होगा, राइट। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। आपको ये भी पता है कि बेटा इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपचयन हुआ, और ये ओवरऑल सेल की अभिक्रिया है, ओवरऑल सेल की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। अब जो दूसरी चीज है वो है सेल की रिप्रेजेंटेशन। क्या बेटा, सेल की रिप्रेजेंटेशन। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था ना भाई, देखो सेल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो वो मैंने बताई थी ए, बी और सी। मतलब पहले हमारे पास एनोड होगा, यानी जो एनोड पे घटना होगी वो एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है, बीच में हमारे पास ब्रिज होगा अगर हुआ तो, और फिर हमारे पास कैथोड होगा। ये भी बात आपको समझना है। अब आपको एक बात समझाऊं मैं आपको, यहां से जब हम एनोड, ब्रिज और कैथोड की बात करेंगे तो बेटा एनोड पर प्रदर्शित करने का तरीका होता है, वो होता है इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट, कहां पर, एनोड पर। और कैथोड पर क्या होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट। जब ब्रिज की बात करोगे ना, ब्रिज की अभी मैं करना सिखाऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। ब्रिज को हमेशा एक समानांतर ऐसे लाइन मार दोगे। क्या लिखा आपने, समानांतर लाइन मार दी। इस समानांतर लाइन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोड मतलब ब्रिज। और फिर जब कैथोड की बात आएंगे तो कैथोड को हम लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड। तो भाई सबसे पहले आप यहां पर नोट करिए, फिर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा बेटा, फटाफट करिए, नोट करिए भाई फटाफट इसको। डन। अब देखो बेटा यहां पर, अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझना है, इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ जाएगी या तो सेल से अभिक्रिया से, या तो सेल से अभिक्रिया से। मतलब एनोड वाली साइड में इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड वाली साइड में इलेक्ट्रोड कौन है बेटा जी, जिंक। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बेटा ऐसे करके, यहां पर देखो बेटा हमने लिखा बेटा जिंक, और जिंक की अवस्था क्या है, सॉलिड। क्या बेटा, सॉलिड। आगे ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में।
Zn2 प्लस कैसे होगा एक्वस। अब ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी सेल के अंदर किसी तत्व की अवस्था चेंज हो रही है तो वहां पर एक ऑब्लिक लगाना है। क्या लगाना है? एक ऑब्लिक। और अगर बेटा सेल के अंदर यहां पर कोई मोलरता वगैरह कुछ भी दे रखा होगा तो वो मोलरता आप इसके ब्रैकेट में लिख दोगे M1, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारे पास एनोड, ये क्या होगा बेटा? एनोड। और इसके बाद आप लोग ऐसे लाइन मार दोगे, तो ये जब लाइन मारोगे तो इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब होगा ब्रिज। ये ब्रिज बन गया है। अब दूसरे वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो विद्युत घट्य है, जो आयन है, मतलब जो पवेलियन के अंदर है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव है। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रही है, कॉपर ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉपर सॉलिड। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्या हो गई बेटा? इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यस और नो? ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। क्या यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? अब जैसे कि मैंने बेटा क्या काम करा, ये तो मैंने पिछले वाले सेल की अभी रिप्रेजेंटेशन करी, ठीक है। मैंने क्या करी बेटा? पिछले वाले सेल की रिप्रेजेंटेशन करी। अब इधर देखना है यहां पर सिंपली। अब मैंने क्या कहा है? दूसरा सेल ले रहा हूं मैं, जो आपको खुद बनाना है, खुद सोचना है कि मुझे एनोड किसका बनाऊं, कैथोड किसका बनाऊं, ठीक है। और यहां पर मैंने लिया बेटा कि जो मेटल है मेरे पास, वो मेटल है कॉपर तथा सिल्वर। कॉपर तथा सिल्वर अपने आप बनाओ, क्या हो सकता होगा? अच्छा, अभी हमारे पास दूसरा सेल है, इसके बारे में तुम्हें अभिक्रिया भी लिखनी है, सेल की अभिक्रिया, ठीक है। सेल की अभिक्रिया ये भी लिखनी है और अभिक्रिया भी फॉलो करनी है, सब कुछ फॉलो करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे बेटा? आप लोग पहले दो कंपार्टमेंट बनाओगे, ठीक है, ऐसे करके बना दिए। फिर आपको पता है कि आपने दो इलेक्ट्रोड जोड़े होंगे, जोड़ दिए। फिर आपको पता है कि भाई आपने क्या करा होगा भाई? इनको तार के द्वारा जोड़ दिया होगा, ऐसे जोड़ दिया होगा। लेकिन जब बात बनाने की आई होगी बेटा कैसी, कि भाई हम लोग कैथोड किसका बनाए, एनोड किसका बनाए, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। तो इधर आपने जो एनोड बनाया होगा वो कॉपर का, इधर जो कैथोड बना होगा बेटा जी वो सिल्वर का। यहां पर Cu2+ और Cu2+ और SO4 2- मान लो इसका होगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि सल्फेट ले लो, क्लोराइड ले लो तो भी चलेगा। यहां सिल्वर है और यहां पर Ag+, मेन है Ag+ होना, दूसरे आयन की इतनी जरूरत नहीं होती, कॉपर 2+ और Ag+ होना जरूरी है। फिर अब आप देखोगे यहां पर आपको पता लग गया कि भाई ये क्या है हमारे पास? एनोड, और ये हमारे पास क्या है बेटा जी? कैथोड। फिर आप लिखोगे सेल की अभिक्रिया। आपने क्या लिखा बेटा जी? एट एनोड क्या हुआ होगा एनोड पर? कि कॉपर धातु ने कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन बनाए होंगे, दिए होंगे। और मैं कहूंगा एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पर आप क्या करोगे? अब चेक करोगे तो सिल्वर प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और सिल्वर आयन बनाए होंगे, सिल्वर धातु बनाई होगी ठोस में। अब इन दोनों समीकरणों को इस तरीके से जोड़ना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो आपने क्या काम करा बेटा? इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहां पर आया कॉपर धातु 2 Ag+ और यहां पर कॉपर 2+ और प्लस के 2 सिल्वर धातु। ये हमारे पास सेल की अभिक्रिया हो गई होगी, पक्की बात है। जब इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, तो आपको तो पता है ABC के हिसाब से पहले आप यहां पर इलेक्ट्रोड देखोगे। भाई एनोड की तरफ इलेक्ट्रोड कौन है बेटा? कॉपर का। तो आपने कॉपर धातु को, कॉपर सॉलिड को ऐसे लिखा होगा। फिर उसका जो विद्युत घट्य उसमें क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस। तो आपने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस, अगर उसकी कोई मोलरता M1 M2 कुछ भी दे रखी होगी तो वो आप ब्रैकेट में लिख दोगे M1। फिर ब्रिज करोगे पैरेलल लाइन। फिर आप बेटा यहां पर देखोगे विद्युत घट्य के अंदर कौन सा आयन है जिसका आप चेक कर रहे हो। तो आपने क्या काम करा बेटा जी? Ag+ आयन लिख दिया। और इसकी अगर कोई मोलरता दे रखी होगी तो आप M2 ब्रैकेट में लिख दोगे इसके। फिर यहां पर ये जो धातु है किसकी होगी बेटा? सिल्वर की, ऑब्लिक देकर सिल्वर। तो बेटा जो सिंगल ऑब्लिक है ना, सिंगल मतलब या का साइन है, ऐसे कटा का साइन है, ये बताता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और ये डबल दो पैरेलल लाइन, जो दो समानांतर लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिज को। तो आप मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोगों का एक्जैक्टली यही बना है, कुछ और बना? बोलो भाई यस और नो? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है बेटा विद्युत घट्य, जो इसके अंदर घुला हुआ है वो माल विद्युत घट्य। यस, क्लियर है। अब देखो बेटा यहां पर आगे मैं एक और चीज दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने दिया बेटा जी जिंक, अब मैंने क्या दिया आपको? मेटल दी बेटा। वो मेटल मैंने जिंक और सिल्वर दी बेटा। इस बार जिंक और सिल्वर करो बेटा, खुद से क्या कर सकते हो? सारी चीजें खुद करो, आप सारी चीजें खुद करो बेटा। सेल आप खुद बनाओ, अभिक्रिया खुद करो, सेल की रिप्रेजेंटेशन खुद करो, और उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो लिख लेना आप, M2 नहीं लिखा, कोई बात नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। आपने क्या करा होगा? दो कंपार्टमेंट बनाए होंगे, ठीक है। आपने क्या करा होगा? दो कंपार्टमेंट बनाए होंगे, ऐसे करके दो कंपार्टमेंट बनाए। फिर आपको पता है कि आपने उसको तार से जोड़ा होगा। यहां पर लवण सेतु भी जोड़ा होगा। इसको आपने एनोड कहा होगा, इसको आपने कैथोड कहा होगा। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड पर धनात्मक चार्ज आता है, ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर जिंक और सिल्वर में हमें देखना है कि भाई जिंक और सिल्वर में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि ऊपर तो हमारे पास जिंक आएगी, तो हमने जिंक का क्या बनाया? एनोड। और बेटा यहां पर क्या होगा? सिल्वर का बन गया कैथोड। अब यहां पर जो आयन होंगे वो Zn2+ के होंगे और यहां पर जो आयन होंगे वो Ag+ के होंगे, जिनका आपको ऑप्शन करना है। फिर आप लिखोगे बेटा एट एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा? आपको सर जी ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण? सर जी जिंक का। तो जिंक जो है वो Zn2+ देगी और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी दोस्तों। और जब हम बात करेंगे कैथोड की, तो मैंने कहा एट कैथोड, कैथोड मेरे पास Ag+, ठीक है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और यहां पर Ag होगा बेटा, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा? Ag होगा, Ag होगा। अब यहां पर देखो बेटा, इन अभिक्रिया को हम इस तरीके से ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो बेटा यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पर इससे कट गया। तो जिंक जो है वो 2 Ag+ के साथ अभिक्रिया करता है, Zn2+ एक्वस बनाता है और 2 सिल्वर धातु ऐसे डिपॉजिट कर देता है। जब इस सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे बेटा कि जिंक धातु, जिंक सॉलिड, यहां लिख देता हूं, जिंक सॉलिड Zn एक्वस, अगर कोई मोलरता हुई M1, नहीं तो फिर पैरेलल। फिर हमारे पास सिल्वर आयन एक्वस, अगर सांद्रता हुई कोई M2 ब्रैकेट में ऑब्लिक सिल्वर
सॉलिड। किस किस का बेटा जी रिप्रेजेंटेशन तक मैच कर गया, रिप्रेजेंटेशन तक मैच कर गया, फटाफट बताइए बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। अब देखो बेटा यहां पर, बहुत बढ़िया भाई, अब यहां पर देखना बेटा आगे कहानी क्या है। ठीक है, आगे कहानी देखना बेटा क्या है। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन विभव था बेटा, इलेक्ट्रॉन विभव समझना पहले बात को, जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विभव पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, या मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो पढ़ाया था, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा बेटा। इलेक्ट्रॉन विभव दो प्रकार का होता है, या मानक इलेक्ट्रॉन विभव दो प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा। एक होता है बेटा मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, और एक होता है बेटा मानक अपचयन विभव, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, कोई भी धातु ले लो, ठीक है, कोई भी धातु ले लो। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कहता हूं कि जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए जो ऑक्सीकरण विभव की रिप्रेजेंटेशन होगी वो पता क्या होगी, E0, ध्यान रखना E0। जो जिंक है लेफ्ट हैंड साइड में जिंक, राइट हैंड साइड में Zn2+, Zn2+, बस छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते। और मान लो मेरे पास कोई अपचयन विभव है, कोई भी अपचयन की अभिक्रिया लिखो, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहां पर कॉपर। इस अभिक्रिया के लिए जो E0 ऑफ जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे वो कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर ऐसे करोगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई दूसरी अभिक्रिया लिखी बेटा, मैंने लिखा कि आयरन Fe 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऐसे Fe2+ बना लेता है, तो इस अभिक्रिया के लिए E0 ऑफ Fe से Fe2+, तो चाहे बेटा अभिक्रिया लिखी हो और चाहे बेटा ऐसा दे रखा हो, आपको इसको देख के भी समझना है कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। जिंक अगर Zn2+ में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो ऑक्सीकरण विभव है। तो कभी-कभी क्वेश्चनों में क्या होता है, जब आप E0 कैलकुलेट करोगे किसी सेल का, यानी इलेक्ट्रॉन विभव कैलकुलेट करोगे किसी सेल का, तो या तो वो बेटा वो ऐसे देगा, इसका मान देगा, या फिर वो अभी समीकरण का मान देगा। बात समझ में आई? तो बेटा इसलिए मैंने आपको अभिक्रिया भी लिखवाई और उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखवाई, अभिक्रिया भी लिखवाई, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिखवाई। सेम यहां पर अगर मान लो मैंने कहा Ag+ है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो Ag धातु बन गई। अब हमारे पास जब इसके E0 ऑफ सेल की बात आएगी, तो E0 जो होगा वो Ag+ से Ag ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस अभिक्रिया का जो अपचयन विभव है वो ऐसे, इसमें आयन पहले आएगा, धनायन धातु बाद में। यहां पर क्या है, धातु पहले आएगी, धनायन बाद में। ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो चीज कर ली आप लोगों ने, सीख ली, इसके बेसिस पर मैं आप लोगों को क्या करूंगा बेटा, बहुत सारे सेल दूंगा और उन सेल में पूछूंगा कि भाई उस सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, मानक, ठीक है, मानक सेल विभव क्या है। तो देखो बेटा, अब हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ E0 ऑफ सेल, कैलकुलेशन ऑफ E0 ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे कोई अभिक्रिया दे दी और इन्होंने क्या काम करा है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला यदि E0 Zn2+ से Zn, दोनों मान दें Zn2+ से Zn बराबर माइनस के 0.76 वोल्ट है, तथा E0 कॉपर 2+ से कॉपर 0.34 वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट है। तो अब यहां पर वो क्या कह सकता है, इस क्वेश्चन को आगे कैसे भी चेंज कर सकता है। जैसे या तो कह सकता है बेटा ऐसे करके, तो अभिक्रिया Zn+ के कॉपर 2+, Zn2+ और कॉपर के लिए E0 ऑफ सेल क्या होगा, या तो ऐसे पूछेगा, या बेटा जी वो वैल्यू देकर ऐसे कहेगा। तो यदि इतना है तो यहीं से दोबारा क्वेश्चन देखो बेटा यहां पर, तो सेल जिंक से Zn2+ ऑब्लिक कॉपर 2+ कॉपर के लिए E0 ऑफ सेल क्या होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन है, ये मान तो हमने दे रखा होगा बेटा, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, गैलेनी सेल वाली क्वेश्चन है, उसी का अगला पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, बहुत आसान चीज है। यहां पर जो मान दे रखा है, चाहे तो आप समीकरण ले लो और चाहे बेटा सेल ले लो। कुछ बच्चों ने ध्यान रखना है, कुछ बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा, E0 ऑफ सेल माइनस के E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ऐसे पढ़ा होगा बेटा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होता है ऐसे, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। कैथोड माइनस के एनोड, अब उनको लग रहा है कि कैथोड तो कॉपर का बना है, तो कॉपर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कॉपर की वैल्यू दे रखी है 0.34 माइनस, और भाई एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एनोड की वैल्यू दे रखी है माइनस के 0.76, 0.76। तो भाई हमने यहां पर माइनस 0.76 ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, आपको सर यहां पर 1.14 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये मान माइनस में नहीं दे रखा होता, प्लस में दे रखा होता है बेटा। तो मैं आप लोगों को आज एक बात बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, कैथोड माइनस के एनोड, अगर स्कूल में चल रहा होगा तो भी आप लोग ये फॉर्मूला लगाते होंगे, कैथोड माइनस एनोड। मैं बस आपको सिंपल एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब से आपको ये फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलती होने के चांस हो सकते हैं। मैं गलती करवा दूंगा जब चाहोगे तुम तब, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी दे दी और मैं गलती करवा दूंगा कह के, तो पता क्या होगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिएगा। तो हमारे पास क्या हुआ बेसिकली, ये जो हमारे पास हमें या तो सेल देखना है या अभिक्रिया देखनी है, तो ये क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन। अगर हमें E0 ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है, E0 ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, और ये पूर्ण सेल है, ये पूर्ण सेल की अभिक्रिया है, पूर्ण सेल है, तो ध्यान रखना कि जो परिवर्तन हुआ हम वही रखेंगे। E0 ऑफ जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में, तो जिंक और Zn2+ प्लस ही करते जाना है, माइनस कुछ नहीं करना, प्लस ही करते जाना है। फिर E0 चाहे तो बेटा यहां से देख लो कॉपर 2+ से कॉपर में गया, चाहे बेटा अभिक्रिया को देख लो कॉपर 2+ से कॉपर में गई, तो आप कॉपर 2+ से कॉपर ऐसे लिख लो, राइट। अब हमें जो मान दे रखा है वो दे रखा है Zn2+ से जिंक, क्या दे रखा है, Zn2+ से जिंक। हमें क्या चाहिए, Zn से Zn2 पॉजिटिव। अब E0 की खास बात ये होती है, अगर हम बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करते अभिक्रिया को, तो बेटा परिमाण सेम रहता है, पर साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो यहां पर मैं कहूंगा भाई, अगर हमें ये मान दे रखा है माइनस के 0.76 Zn2 प्लस से जिंक, हमें चाहिए जिंक से Zn2 प्लस, उसको उल्टा कर लो, यानी माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, कितना दे रखा है बेटा 0.34। तो आप इसको हल करोगे तो 1.10 वोल्ट जो होगा इस सेल का या इस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक सेल विभव। तो भाई फटाफट इसको नोट करिए, फिर आपको दूसरे टाइप बताऊंगा, मैं ऐसे टाइप समझाता चलूंगा, ठीक है। चलिए भाई फटाफट करिए। वन पॉइंट वन वोल्ट अब आना चालू हो जाएगा, अब आना चालू हो जाएगा, टेंशन ना लें आप, अब आना चालू हो जाएगा, देख लेना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मुझे बताना उसका आंसर क्या है। अभी एक बच्चे का आंसर आया है, देखना बेटा यहां पर, अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पर, यदि अभिक्रिया सिल्वर प्लस से इलेक्ट्रॉन गिव सिल्वर, ई नॉट की वैल्यू जो है वो 0.80 वोल्ट है, ठीक है। और भाई Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक, ई नॉट की वैल्यू जो है इस अभिक्रिया के लिए माइनस के 0.76 वोल्ट है, ठीक है। तो अभिक्रिया जिंक प्लस के 2 Ag प्लस 2 सिल्वर प्लस Zn2 प्लस के लिए ई नोट ऑफ सेल का मान, ई नोट ऑफ सेल का मान क्या होगा। सॉल्व करिए बेटा इसको, देखो क्लास चलेगी बेटा 5:15 तक, देखो बहुत ठीक अमान, वेल डन बेटा, वेल डन। माइनस के 7.6, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्या करोगे दोस्तों, आपको देखना मेन अभिक्रिया, और ध्यान रखना ई नोट ऑफ सेल जो होगा कंप्लीट सेल के लिए हमारे पास होगा ई नोट, इसमें क्या होगा बेटा, जिंक जो है Zn2 प्लस में गया, तो हमें जिंक जो है वो Zn2 प्लस वाला चाहिए प्लस, फिर हमें सिल्वर का देखेंगे बेटा, सिल्वर Ag प्लस Ag में गई, Ag प्लस Ag में गई, तो फॉर्मूला बन गया अपने आप। अच्छा कुछ बच्चे क्या सोचेंगे जिनका लगा आंसर 2.36 भी बच्चों का आंसर आया है, माइनस के 7.6 भी आंसर आया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, उनके साथ क्या हुआ, जिनका आंसर 2.36 आया होगा, उन्होंने इस अभिक्रिया को 2 से गुणा करके ऐड करा होगा, है ना, इसका मान दे रखा है, इन दोनों अभिक्रिया को हल किया होगा, और हल करने के बाद आपने जब अभिक्रिया लिखी होगी तो फिर आपने आंसर निकाल लिया होगा अपना। अब सोचो बेटा, यहां पर हमें चाहिए जिंक से Zn2 पॉजिटिव, यहां दे क्या रखा है Zn2 पॉजिटिव से जिंक, उस अभिक्रिया के लिए दे रखा है ई नॉट, तो जब उल्टा चाहिए तो बेटा हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 0.76 प्लस, यहां पर हमें Ag प्लस Ag चाहिए, वही दे रखा है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर पूर्ण सेल की अभिक्रिया होगी, कहीं पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उसके मल्टीप्लाई करने से आपको ई नॉट पर मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट जो है वो एक प्राकृतिक मान है, ठीक है, वो किसी समीकरण के स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करता, एक विस्तीर्ण मान है। अभी जब आगे बढ़ेंगे हम लोग ई नॉट के बारे में तो और चीजें कवर होती चली जाएंगी, राइट। तो यहां पर जब आप इसका मान रखोगे, सिंपली चाहे आप 2 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, उससे मतलब नहीं है, आपको देखना कौन किसमें कन्वर्ट हुआ, मान दे रखा है, तो मान आएगा बेटा 1.56 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई बेटा, क्लियर है, यहां तक दिक्कत तो नहीं। हो गया भाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, आप यदि ई नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस बराबर 0.80 वोल्ट हो, ठीक है, वोल्ट हो, तथा ई नॉट Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट हो, तो अभिक्रिया दो Ag के लिए ई नोट ऑफ सेल होगा, ई नोट ऑफ सेल होगा, फटाफट करिए भाई। बहुत ठीक, करिए बेटा फटाफट। तो कुछ बच्चों का आंसर कुछ भी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। ध्यान से देखेंगे भाई फटाफट, हमें क्या करना है, इस सेल को देखना है, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सेल की अभिक्रिया देखते हैं। सेल की अभिक्रिया हमारे पास क्या बेटा, ये वाली। अब इस पर हम अपनी अभिक्रिया लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ जिंक जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, जिंक जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, प्लस ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हुआ। अब हमें जो मान दे रखा है वो Zn से Zn2 पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, Zn से Zn2 पॉजिटिव 0.76 है, तो इसको हमने चेंज करने की जरूरत नहीं, 0.76 रख देंगे। यहां हमें दे रखा है Ag से Ag प्लस माइनस के 0.8, हमें चाहिए बेटा जी Ag प्लस से Ag, तो बेटा इसको उल्टा करोगे, उल्टा करने पर साइन चेंज होगा, तो 0.80, तो वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, यस और नो। बहुत ठीक, आगे देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। यदि ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर बराबर 0.34 वोल्ट है, तथा ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag 0.80 वोल्ट हो, तो सेल, अब इस बार सेल दे दिया, सेल दिया है कॉपर से कॉपर 2 प्लस, फिर यहां पर Ag प्लस से Ag
के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव कह लो या बेटा ई नॉट ऑफ सेल का मान क्या होगा, का मान क्या होगा? ओ भाईजान बता दे, जल्दी बता दे, आसान है, ऐसा ना करें, देखें। हाँ बहुत ठीक। ओ भाईजान आपका आंसर आ गया, ऐसा ना करें, देखें। बहुत ठीक बेटा, हमको पता है सर जी अगर हमें सेल दे रखा होगा तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, एजी प्लस से एजी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमें तो इस वाली सेल के लिए ई नॉट कैलकुलेट करना है, ई नॉट ऑफ सेल बराबर हम लोग कहेंगे ई नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने मान रखा बेटा कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कितना दे रखा है, देखो कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे रखा है, तो ये कॉपर से कॉपर 2 प्लस, तो उल्टा कर लो, माइनस के 0.334 प्लस एजी प्लस से एजी दे भी रखा है, एजी प्लस से एजी, तो 0.80 कर लो, तो हमारे पास प्लस का 0.46 वोल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस और नो? ओ भाईजान जल्दी करें, ऐसा ना करें, देखो हलवा है बेटा, ऐसे ही हो जाता है। अब देखिए बेटा, जैसे हमने अभी तक क्या करा, ये भी पूर्ण सेल था, ये भी क्या थी, पूर्ण सेल की अभिक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे। यहां पर भी ये पूर्ण सेल है, तो एक तरीके से पूर्ण सेल का अभिक्रिया के लिए तो आपको ई नॉट कैलकुलेट करना आ गया बेटा, राइट? इधर क्लियर हो गया भाईजान? इधर देखें, आगे आगे पसीने छुड़ा देंगे बेटा, इधर देखें। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, इन्होंने कहा अर्ध सेल का ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना, ठीक है? अर्ध सेल का ई नॉट ऑफ सेल का ई नॉट कैलकुलेट करना। अब इधर देखो बेटा, फटाफट इधर देखना, अर्ध सेल का ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना। आपको क्या दे रखा है, यदि अभिक्रिया, 5वां क्वेश्चन है, बताऊंगा फिर आपको मैं, यदि अभिक्रिया, ठीक है, यदि अभिक्रिया Fe2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी? ए दे रखी है, और फिर हमसे कहा है Fe2 प्लस Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है बी, ठीक है? तो अभिक्रिया, ठीक है, तो अभिक्रिया Fe से Fe+3 प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? ध्यान रखिएगा बेटा, अभिक्रिया के लिए क्या होगा। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए, पहले बता रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने भाई आपके चैट जो है वो ऑन कर दी है, अपना आंसर आप दे सकते हो। अगर इसका मान ए है और बी है, ए और बी का कुछ भी मान हो सकता है, क्यों बोले भाई? थैंक यू बेटा, थैंक यू। गला सूख गया भाई आज, मुझे पता है आपका आंसर यही आएगा। वेल डन बेटा, आपने क्या करा होगा? वेल डन, वेल डन, वेल डन। आपने क्या करा होगा, मैं जानता हूं आपने क्या करा होगा बेटा। आपने क्या करा होगा, इस समीकरण को लिखा, ठीक है, इसको लिखा, अगर मैं हल करवाऊं, यहां पर लिखा होगा Fe2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो दे रखी होगी ए, इसको फर्स्ट अभिक्रिया तो ई1 कह लिया मैंने, और फिर मैंने यहां पर ई1 कह दिया, इसको ई2 कह दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आपने क्या करा होगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, और E2 की वैल्यू जो होगी वो होगी बी। आपने दोनों को जोड़ा, मैं मान गया आपकी बात समझदार है आप, आपने दोनों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो आपने किया ना बेटा, आपने क्या कहा, इससे इसको काट दिया, और फिर लिख दिया आपने Fe3 प्लस, और क्योंकि ए 2 और 1 3 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता चल गया कि इस अभिक्रिया के लिए ई नॉट ऑफ सेल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पुराने अभिक्रिया के लिए पढ़ा था, तो हमने ए प्लस बी कर दिया। सभी का आंसर यही आया कि नहीं आया बेटा? यस और नो? सभी का आंसर यही आया, हर्षिता, अर्शिता, कनिका, सबका आंसर यही। कुछ लोग बी माइनस ए भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों कि ये जो आपने किया है ना, ये जो आपने बेटा जी, ये जो तुमने करा है ना, ये पेपर में नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना है कि आपने गलत करा है, सब कुछ गलत करा है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे हैं, और भैया जी भैया ये कैसे, अभी तक तो सब सही कर रहे थे, अभी तक बहुत आसान लग रहा था। देखिए पहले समझना पड़ेगा, अगर हम 2 सेलों के बारे में बात करें, कभी भी 2 सेलों के बारे में बात करें, क्योंकि मैं आपको आपका दिमाग खोल के उसके अंदर सारी चीजें फिट करूंगा, ध्यान रखना। अगर मैं ई नॉट ऑफ सेल की बात करूं, जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, ई नॉट ऑफ सेल, किसी भी सेल का ई नॉट जो होता है, यह एक विस्तृत, सॉरी, यह एक गहन भौतिक गुण है। गहन गुण का मतलब क्या हो गया बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? जिनका मान, ध्यान रखना बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण, इसका मान मतलब क्या हुआ? इनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ। आपको सर यहां तक तो क्लियर है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब देखो बेटा, इनका मान सॉरी, अरे तुमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, मूल अवधारणा में पढ़ा होगा, या फिर भी समझ नहीं आया सर जी?
मैं हमेशा ऐसा ऐसा जिद्दी बच्चा हूं कि जैसे मैं तुम कहते हो समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया, तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अब नालायक को इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अयोगात्मक भौतिक गुण, अयोगात्मक भौतिक गुण। अब तुम क्या कहोगे, हैं योग नहीं करना, ओ भाईजान योग नहीं करना, और आपने तो उधर योग पे योग कर दिया, आपने तो पता नहीं कौन कौन से आसन करके दिखा दिए, ये पता नहीं आपने योग ही तो किया सर जी, इन सारी विक्रियाओं में तो आपने योग करा और आंसर सही बोले। इस बार हमने हमारा दिमाग चकरा दिया, सर जी इतने होशियार नहीं है हम। अब हमें पता है हमारी औकात हिंदी मीडियम में, डर लग जाता है क्वेश्चन देखकर। सुनिएगा मेरी बात को, हम कभी भी बेटा ध्यान रखना है, हम कभी भी ई नोट को ऐड नहीं करते। ई नोट जो होता है, ई नोट ऑफ सेल कह लो या इलेक्ट्रॉन जो कह लो, ये तो गहन गुण है, योगात्मक भौतिक गुण है। हम करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा को ऐड। बताता हूं कैसे, बताता हूं बेटा कैसे। यहां पर मैं समझाता हूं आपको, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले आप, पढ़ाता रहूंगा, टेंशन ना लो। अगर मान लो मेरे पास दो सेल है, ठीक है, दो सेल है, दो सेल है, ठीक, एनोड कह दिया, इसको आपने वन सेल कह दिया, इसने आपने टू सेल कह दिया, इन दोनों को जोड़ के आपने ओवरऑल सेल बनाया होगा, ये बात पता है। तो बेटा हम लोग जो है बेटा सेल के ई नोट को कैलकुलेट नहीं करते, ई नोट को ऐड नहीं करते, हम करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा को ऐड। ध्यान रखना, क्योंकि चलो जैसे मान लो हमारे पास जिंक है और ये कॉपर है, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और भी क्लियर हो जाएगा। इसके विक्रिया तो आपको पता है क्या होती है बेटा, Zn प्लस के कॉपर 2 प्लस, हिंट देकर समझाता हूं मैं, ठीक है, मतलब जो रियल एग्जांपल ऐसे नहीं। तो भाई मैं इस वाले सेल के लिए मान लो ई नोट कैलकुलेट करना चल लिया, तो पहले ध्यान रखना हमने ई नोट कैलकुलेट नहीं करना है, हमने हमेशा डेल्टा जी नोट निकालना होता है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा वो होती है हमारे पास योगात्मक भौतिक गुण, पढ़ा होगा आपने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विस्तृत गुण, ठीक है। तो ई नोट ऑफ सेल बराबर होता है E1 नॉट प्लस के E2 नॉट, यानी अगर मैंने इसको सेल कह दिया E1 नॉट E2 नॉट, ऐसे मैंने कर दिया, दोनों को जोड़ दिया होगा, तो ई की कह रहा हूं डेल्टा जी, ई को तो जोड़ नहीं सकते, तो डेल्टा G1 नॉट प्लस के डेल्टा G2 नॉट, क्योंकि ऊर्जा जो है वो योगात्मक भौतिक गुण है। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नोट ऑफ सेल यानी वोल्टेज में और ऊर्जा में यानी जूल में एक संबंध होता है, वो क्या जरा समझिएगा। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के NF ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के NF ई। एन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन परिवर्तन, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज परिवर्तन। एफ का मतलब होता है फैराडे नियतांक, फैराडे, और ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन विभव। समझ में आई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं माइनस के NF ई नोट ऑफ सेल, यहां पर लिखते हैं बेटा माइनस के N1 F E1 नॉट माइनस के N2 F E2 नॉट। अब क्योंकि माइनस का साइन और F का साइन बराबर है तो कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास आया ई नोट ऑफ सेल N बराबर N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट के बराबर। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो पूर्ण सेल होते हैं, जैसे मैंने भी आपको पूर्ण सेल के बारे में बताया, यहां पर मैंने पूर्ण सेल के बारे में बात करी, अगर बेटा जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा 2 सिल्वर मिलकर, एक सिल्वर पे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन 2 सिल्वर मिलकर 2 Ag बनाएंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उतने ही क्या होंगे, आपने कंज्यूम कर लिए होंगे, अपचय कर लिए होंगे। इससे पहले देखो, अगर मान लो यहां पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए होंगे, ठीक है। यदि बेटा जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो सिल्वर के 2 आयनों ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर लेते हैं। अगर यहां पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो बेटा आपको ये भी पता होगा, सेल की मैं विक्रिया लिखूंगा, बैलेंस करूंगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करूंगा, तो 2 सिल्वर आयन Ag में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पता क्या होता है बेटा, वास्तव में जो ई नोट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल बराबर N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट और डिवाइड बाय N। N1 और N2 होते हैं जो अलग अलग अभिक्रिया है उनमें इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, ठीक है, और N होता है बेटा जी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन परिवर्तन। अब यहां से एक बात समझना, चूंकि पूर्ण सेल में N1 बराबर N2 और बराबर N, क्योंकि जो हम एक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना होता है तो दूसरे अभिक्रिया में हम गुणा करके बराबर कर लेते हैं, ठीक है, तो N1 और N2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन भी बराबर होता है। तो पूर्ण सेल में N1 और बराबर N2 बराबर N के होते हैं, मान रखोगे तो बेटा ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो हमारे पास एक तरीके से बन जाता है E1 नॉट प्लस के E2 नॉट, यानी पूर्ण सेल में हम लोग इस तरीके से योग कर पाते हैं अगर पूर्ण सेल होगा तो, ठीक है। और हम वैसे भी ई नॉट तो हमारे पास रिजल्ट में आता है, हमने तो जोड़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा, हमने ई नॉट तो कैलकुलेट करा, लेकिन वो हमने जोड़ा था बेटा एक्चुअल में गिब्स मुक्त ऊर्जा, वो तो निकल के आ गया, राइट। लेकिन अभी मैं उस क्वेश्चन को ठीक कराता हूं जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कराया था थोड़ी देर पहले ही, चलो वहीं पर चलता हूं, क्योंकि आप लोगों का ये आंसर आया, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करी, गलत हो गया। अब आपको क्या करना होता है बेटा, जो भी दो अभिक्रिया दे रखी होती है, उनकी सहायता से आपको वो अभिक्रिया बनानी होती है जिस अभिक्रिया के लिए पूछा जाता है ई नोट। तो हम लोगों ने क्या करा समझिएगा, हमने बस एक तरीके से यहां पर इसको, अब देखो यहां पर मैंने क्या करा बेटा, इस अभिक्रिया को यहां रखा, इस अभिक्रिया को यहां रखा, फिर दोनों को जोड़ा और फिर Fe से Fe2 प्लस काट दिया, फिर ये बचा। अब हमने क्या सोचा कि जो ई नोट सेल है वो जोड़ दो, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ठीक है। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ कहां लगता है, जब सेल पूर्ण होता है, अगर सेल आधा है, आप सोचोगे सर आधे सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे पता लगेगा कि सेल आधा है पूरा है। ये जो अभिक्रिया देख रहे हो ना, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो सेल अपूर्ण है, आधा सेल है, हाफ सेल है। अगर बेटा जी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, बाकी आयन धातु दिख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, तब हम उसको मान लेंगे पूर्ण सेल। तो पूर्ण सेल का डायरेक्ट तरीका होगा कि भाई इसका ऑक्सीडेशन में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अर्ध सेल का हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ई नॉट ऑफ सेल बराबर N1 E1 नॉट प्लस के N2 E2 नॉट डिवाइड बाय N, यानी N1 का मतलब है जहां पर E1 माना था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो आपने लिखा बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन परिवर्तन। इसका E1 नॉट कितना है A, तो आपने 2A लिख दिया, प्लस और इसका कितना बेटा जी B, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप इसको खाली B लिख दो। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है बेटा, ओवरऑल लास्ट में 3 है, तो हमने यहां पर 3 लिख दिया, तो इसका मान आ गया 2A प्लस B बटे 3। अब मुझे बताइए बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि अर्ध सेल का कैसे करते हैं, है ना। इसको नोट भी करना है, सारी चीजें बताऊंगा मैं, नोट भी करना है आपको। पहले इसको एक बार क्वेश्चन को पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ के नोट कर लेना। बहुत बढ़िया भाई,
करिए। हाँ, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो उसके ई नोट के साथ जाएगी। और इसको भी नोट करो बेटा कि मैंने बताया कि ई नोट ऑफ सेल या एक गहन भौतिक गुण है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनका मान पदार्थों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये योगात्मक भौतिक गुण नहीं होते, इनको नहीं जोड़ते हम, जोड़ते तो हम गिब्स मुक्त ऊर्जा को है, जोड़ते तो हम किसको है, गिब्स मुक्त ऊर्जा को है, निकल के आ जाता है फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। निकल के आ गया ये फॉर्मूला और कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन ना बेटा, अरे 2a कहां से आया बेटा, n की जगह पर n1 की जगह पर 2 रखा, e1 की जगह पर a रखा, देखो यहां पर, देखो यहां पर, आप देखो ना, n1 के स्थान पर यानी पहली अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 रख दिया, e1 कितना दे रखा है a, तो 2a रख दिया, दूसरी अभिक्रिया में e2 का मान दे रखा है b, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो n2 के स्थान पर 1 की गुणा b से करोगे b, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने चेंज आ गए बेटा 3, तो आपने यहां पर कर दिया बेटा 3। बताओ, चलो इसको छापो फटाफट। इसके बाद ये भी लो भाई फॉर्मूला, तुम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा जी ये भी है, ये तरीके का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रख लेना। देखो नॉर्मल चीजें तो बोर्ड्स वगैरह में पूछी जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल चीजें बोर्ड्स वगैरह में पूछी जाती है बेटा, लेकिन जब जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है ना, तो फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है अर्ध सेल की। आप पिछले टीवाईक्यूज देखना, पिछले साल के जो रिसेंट में ज्यादा अर्ध सेल का ही पूछा गया है। और अभी मैं नेक्स्ट वाली क्लास में और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, मनोबल गिरने ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।